हेलो बेटा। बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर नंबर 16 है हमारी बुक का। ठीक है, तो मैं ये बताऊं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। बेटा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब आप सर कहोगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। देखो जरा, मैं पहले एक बात लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्ट 1881। एक एक्ट बना था 1881 में, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट को मान्यता दी थी। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज करा था। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे? नंबर एक, चेक। आप चेक से तो आप लोग भली भांति परिचित है। बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो अपने आपके अकाउंट पर बैंक आपको एक पासबुक इशू कर देता है। ठीक बात है ना। और उस पासबुक के जरिए आप पैसा निकलवाते हो, ठीक, और जमा भी करते हो। तो चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, बैंक उस चेक के ब्याह पर ही पेमेंट कर देता है। तो उस चेक को जो एक लीगल फॉर्मेट मिलता है वो इस एक्ट की वजह से मिलता है। उन्होंने कहा भाई ये जो चेक है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो चेक तो क्योंकि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आता है, तो इसीलिए हमें उसके बारे में पता है। लेकिन जो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि इसको केवल बिजनेसमैन ही यूज करते हैं। इसको कोई भी आम आदमी यूज नहीं करता, आपके और मेरे जैसे यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? चेक। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? उसको बिजनेसमैन यूज करते हैं। और एक तीसरा और होता है, वो होता है बेटा प्रोमिजरी नोट। प्रोमिसरी नोट। तो ये तीन जो होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखिए जरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए रिटन डॉक्यूमेंट, a written document, bills of exchange a written document specifying an amount, specifying an amount payable by a payable by a one person to some other person। पेबल बाय ए वन पर्सन टू सम अदर पर्सन। ठीक, यहां पर लिखो आप नीचे, इट इज एन, अभी आप केवल मैं लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा मैं इसको आपको। ठीक है ना। इट इज एन ऑर्डर बाय वन पर्सन, इट इज एन ऑर्डर बाय वन पर्सन known as ड्रॉअर। हम उसको ड्रॉअर के नाम से जानते हैं। टू अदर पर्सन, टू अदर पर्सन नोन एज ड्रॉइंग, known as drawing, to pay specified amount, specified amount after specified period, specified amount
आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड टू सम पर्सन known as payee. तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉअर, ड्रॉई। और स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड पीरियड और नोन एज पेई। ये कुछ कीवर्ड है बेटा जिनको हम सीखेंगे, ठीक है ना? तो आप घबराए ना बिल्कुल भी। अच्छा, आगे देखें अब। ड्रॉअर makes the bill and drawee accept the bill and drawee accept the bill। ठीक है बेटा? तो ये सिचुएशन है। अब मैं आपको यहां पर लिख देता हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? इसमें होता है ऑर्डर बाय द ड्रॉअर। ऑर्डर बाय द ड्रॉअर टू मी और टू मी और माई ऑर्डर टू पे मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड, टू पे मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड। टू पे मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, चलो अभी जितनी बातें मैंने लिखवाई हैं मुझे ये समझानी भी है बेटा आपको। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। पहले देखो जरा, ये बेटा ए है, ठीक है? ए ने बी को माल बेचा, क्रेडिट सेल, रुपए 10,000, इसने इसको माल बेचा। बताओ ए कौन है यहां पर? सेलर। बी कौन है यहां पर? बायर। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? मैं यहां बना देता हूं, देखो जरा, यहां देखो, जर्नल। इन द बुक्स ऑफ ए in the books of B। in the books of B। बताओ बेटा, ए ने बी को माल बेचा तो एक ए सेलर है तो ए सेल करने की एंट्री बनाएगा। क्या एंट्री बनाएगा? देखो, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बी कौन है बेटा यहां पर? बी है बायर, क्योंकि बी ने खरीदा है माल। तो बी क्या एंट्री बनाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। इसने 10,000 रुपए का माल खरीदा, दस हजार। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, खरीदने के बाद उधार माल खरीद लिया। अब मुझे ये बताओ, पीछे आ जाओ जरा। ए ने बी से कहा भैया पैसे दे दे। उधार माल बेचा तो क्या हुआ? पैसे ना देगा? बिल्कुल देगा जी। तो बी ने ये कहा भैया पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, पैसे दूंगा 3 महीने बाद, चाहिए तो बात कर, नहीं तो माल उठा अपना।
ये बोला ना ना यार ऐसे पैसे थोड़ा ना होता है, माल नहीं उठाऊंगा तो 3 महीने बाद पैसे दे दियो, लेकिन बस केवल एक काम कर दे। क्या? क्योंकि मैं एक चिट्ठी लिख के भेज रहा हूं तुझे। तो वो कह रहा है चिट्ठी में क्या लिखा हुआ होगा? चिट्ठी में ये लिखा हुआ होगा कि मैंने तुम्हें इतने रुपए का माल बेचा और तुम इतने रुपए के माल के पैसे जो 10,000 रुपये है वो या तो मुझे या मेरे ब्याह पर किसी और को पेमेंट कर देना 3 महीने बाद। बी बोला कोई दिक्कत ना, 3 महीने बाद तू जिसको कहेगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, या तो खुद तू ले लियो भैया या मैं किसी और को दे दूंगा, वो तेरी मर्जी है। तो ए ने एक बिल लिखा बेटा, और बिल लिख के किसको भेज दिया? वो बिल लिख के बी को भेज दिया। अब बी क्या करेगा? बी उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके वापस ए को भेज देगा। तो ए ने क्या लिखा? ए ने लिखा एक बिल, बी को भेजा, बी ने एक्सेप्ट करा, उसने ए को वापस भेज दिया। तो ये कहानी है। अब मुझे ये बताओ, बिल लिखने से पहले ए की बुक्स में बी कौन है? ए की बुक्स में बी है डेटर, और बी की बुक्स में ए कौन है? सर ये है क्रेडिटर्स। देखो ना, हमने बी को माल बेचा तो बी को डेबिट करा, तो बी कौन बन गया? डेटर ए की बुक्स में। और बी ने ए से माल खरीदा तो ए को करा क्रेडिट, तो एक बी की बुक्स में ए कौन बन गया? क्रेडिटर। वही चीज मैंने लिखी है यहां पर। तो ये तो बात है जब पैसा जो है जी माल खरीदा और बेचा, लेकिन ए ने जब बिल लिख दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये डेटर्स हैं। अब डेटर्स नहीं रहेंगे, ये क्या बन जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल। इसको हम बोलते हैं बेटा बी आर, यानी कि इन्होंने एक बिल लिख दिया आपस में। बिल लिखने पर डेटर्स को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं और क्रेडिटर्स को बोलते हैं बिल्स पेबल, यानी कि बीपी। ठीक है ना? बिल लिखा किसने? हु राइट द बिल? हु राइट द बिल? तो जो बिल को लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने का मतलब ये अपनी एक्सेप्टेंस देता है, इस पर सिग्नेचर करके वापस कर देता है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। अब बी क्या करेगा? बी 3 महीने बाद इसको पेमेंट करेगा ए को। तो जब बी ए को पेमेंट करेगा तो ए क्या बन जाएगा? पे भी बन जाएगा ये। तो ये ड्रॉअर भी है और ये पे भी है। लेकिन होता क्या है, मान लो ए ने किससे माल खरीद रखा है? सी से। तो ए क्या करता है? इस बिल को सी को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है सी को। तो इस केस में जब ये बिल जो है सी के पास आ जाता है तो उस केस में बी पेमेंट सी को करेगा, क्योंकि सी लेके जाएगा बी के पास। तो बी किसको पेमेंट करेगा? सी को। तो मुझे ये बताओ, उस केस में फिर जो पेई है वो ए नहीं रहेगा, वो कौन रहेगा बेटा? सी रहेगा। तो अब यहां पर सी पेई बन जाएगा। ठीक है ना? ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, जब ये बिल किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है ना, तो ए को हम बोलते हैं फिर यहां पर ड्रॉअर। ड्रॉअर नहीं, सॉरी, ड्रॉअर तो पहले बन गया, एंडोर्जर। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं एंडोर्जर। और सी को हम बोलते हैं एंडोर्जी। ए ने अपना बिल सी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब जो एंडोर्स करता है वो एंडोर्जर होता है, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो एंडोर्सी होता है। ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो होता क्या है, इनकी एंट्री पास करें जरा हम। देखो मुझे ये बताओ, ये तो होगी पहली एंट्री इसकी बुक्स में, ये भी पहली एंट्री हो गई। वास्तव में दूसरी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से समझना। देखो, ए ने बी को माल बेचा, तो बी को क्या देना चाहिए था? सर कैश देना चाहिए बी को। तो ये कहेगा जी कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? बी से। तो बी का अकाउंट खत्म हो गया पैसे मिलते ही। और अगर ये पेमेंट करेगा तो ये क्या एंट्री बनाएगा? पेमेंट देने की। ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो अगर ये दो एंट्री बनती है तो नॉर्मल बात हुई, माल बेचा पैसे आ गए, माल बेचा पैसे आ गए, यहां माल खरीदा पेमेंट कर दी। ऐसा नहीं होता बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास कैश तो आ ही नहीं रहा। बताओ क्या आ रहा है हमारे पास? सर हमारे पास आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, बीआर अकाउंट डेबिट, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। और ये क्या दे रहा है हमको? ये कैश नहीं दे रहा बेटा, ये हमको दे रहा है बिल्स पेएबल, ये हमको बीपी दे रहा है। तो ये एंट्री बनती है, यानी कि बी ने ए को पैसे नहीं दिए, बीआर दे दिया। इसके लिए बीआर होता है, इसके लिए बीपी होता है। अब मैं बताता हूं तीसरी एंट्री क्या बनेगी। थर्ड एंट्री, बेटा ए जो है वो वेट करेगा 3 महीने तक का। अब जब ए 3 महीने तक का वेट करेगा तो बी पैसे देगा किसको? 3 महीने बाद ए को। तो पैसे मिलने पर ए क्या एंट्री बनाएगा? पैसे मिलने पर ए एंट्री बनाएगा। अब देखो क्या आ रहा है ए के पास? सर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और जो क्या चला जाएगा, जो बीआर आया था वो चला जाएगा टू बीआर अकाउंट। और इसकी क्या बनेगी? टू कैश 10,000 10,000 10,000 10,000। ठीक है बेटा, ये एंट्री बनेंगी। तो ये 3 एंट्री बनती है। मैं आपको है तो बताऊं बात, ये 3 एंट्री आपको समझनी है। देखो, माल बेचने की एंट्री, बदले में पैसा नहीं आता, बीआर आता है, और जब टाइम पूरा होता है तो बीआर के पैसे हमको मिल जाते हैं। और यहां पर माल खरीदने की एंट्री, बदले में पैसा नहीं देते, हम बीपी सिग्नेचर करके दे देते हैं एक, और फिर बाद में 3 महीने बाद हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। आप चाहो तो इनके नरेशन में लिख सकते हो, मैं लिखवा देता हूं आपको। बीइंग गुड्स सोल्ड, और यहां बनेगी बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और यहां पर बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, यहां पर बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, और यहां पर बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। तो ये 3 एंट्री बन गई बेटा हमारे पास, ठीक है ना। और यही बातें देखो मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, मैं आपको समझा भी दूं। देखो जरा क्या लिखवाया था मैंने आपको, ये देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए रिटन डॉक्यूमेंट। बेटा रिटन डॉक्यूमेंट ए ने बी के ऊपर लिखा, स्पेसिफाइंग एन अमाउंट, 10,000 रुपये उसमें अमाउंट लिखी होती है कि मैंने तुम्हें 10,000 का माल बेचा है, तुम मुझे 10,000 की पेमेंट करोगे। स्पेसिफाइंग एन अमाउंट पेएबल बाय ए 1 पर्सन टू सम अनदर पर्सन। अब वो पेएबल कौन करेगा बेटा? बी पे करेगा, किसको? या तो ए को या सी को, तो सम अदर पर्सन। फिर नीचे जो क्या लिखा है, इट इज एन ऑर्डर बाय 1 पर्सन। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है, यानी कि ए बी को ऑर्डर देता है। ए कौन है यहां पर? फिर ड्रॉअर, टू अदर पर्सन नोन एज ड्रॉई, जिसको ऑर्डर मिल रहा है यानी कि बी को, वो कौन है? ड्रॉई। टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, कि भैया 10,000 रुपए पे करने हैं 3 महीने बाद, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, टू सम पर्सन नोन एज पेई। भैया या तो मुझे पे कर दियो, ए ने कहा, या सी को पे कर दियो, तो ये कौन है? पेई। ड्रॉअर मेक्स द बिल, जो ए है वो मेक द बिल, वो बिल बनाता है, एंड ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इसमें ऑर्डर दिया जाता है ड्रॉअर के द्वारा कि भैया या तो टू मी और माई ऑर्डर, या मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर
टू पे मनी, तुम ये पैसे पे कर देना फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड क्या है बेटा, हमने उसको 10,000 का माल बेचा था इसीलिए तो वो हमको पेमेंट करेगा, फ्री में तो वो हमको पेमेंट नहीं करेगा। यानी कि भैया तुमने जो हमसे माल खरीदा है उसके बदले में तुम हमें 10,000 रुपये पे कर देना। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, कुछ बातें जो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को मैं यहीं पर इसके रोक देता हूं बेटा। ओके बाय।